हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ऋषि सेमिनरी के यूट्यूब चैनल पे। मैं ऋषि सर आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग बहुत ही कम समय में बहुत ही बारीकी से मैथमेटिक्स क्लास 9 के सर्कल चैप्टर को देखने वाले हैं। तो बिना किसी लाग लपेट के चलिए शुरू करते हैं। सर्कल, एज यू नो, सर्कल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 9 के लिए भी और क्लास 10 के लिए भी। तो यहाँ हम लोग बहुत ही कम समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को फटाफट कवर करने वाले हैं। सबसे पहले सर्कल से देख लेते हैं, सर्कल है क्या। नॉर्मली सर्कल का डेफिनेशन देने में ही कई लोगों को काफी कंफ्यूजन का सामना करना पड़ता है। अगर आपसे कोई पूछे सर्कल क्या है तो आपको बताना है लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन अ प्लेन। अब यहाँ आपको समझना है कि ये जो लोकस मैंने वर्ड इस्तेमाल किया, ये लोकस है क्या। तो इस लोकस को हम लोग बोलते हैं पाथ। पाथ का मतलब रास्ता। यानी अगर आप इस पूरे प्लेन, इस बोर्ड को एक प्लेन कंसीडर करें और इसमें किसी एक पॉइंट को कंसीडर कर लो और इस पॉइंट के मूवमेंट पे गौर करो। अब अगर हम बोले कि इस पूरे प्लेन में आपके द्वारा एज्यूम किया गया एक और फिक्स पॉइंट है, लाइक दिस, रेड कलर का, और एक दूसरा पॉइंट है जो कंटिन्यू मूव कर रहा है। अगर हम लोग इसके मूवमेंट को एक सर्टेन कंडीशन से फिक्स कर दे कि ये इसी तरह से मूव करना चाहिए कि ये हमेशा इससे इक्वी डिस्टेंस पे रहे, लाइक 5 मीटर है अभी, तो अगला मूवमेंट भी इसका जब हो तो ये 5 मीटर पे ही रहे, अगला मूवमेंट जब इसका हो तो भी ये 5 मीटर पे रहे, अगला मूवमेंट हो तब भी ये 5 मीटर पे रहे। ऐसा कंडीशन पे जो ये व्हाइट डॉट आपका कंटिन्यू अपना रास्ता बनाएगा जिस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, उसे ही हम क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे। तो ये जो इनका कंटिन्यू रास्ता है, जिस रास्ता से ये रेड कलर का फिक्स पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है, इस रास्ते को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। तो सर्कल एक कर्व है जिसे हम लोग बोल सकते हैं लोकस ऑफ अ पॉइंट विच आर और विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट विच इज एज्यूम्ड बाय यू इन अ सर्टेन प्लेन। आई थिंक सर्कल आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आप सर्कल समझ गए हैं तो हम फटाफट इसके बेसिक टर्मिनोलॉजी को भी समझ लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अगर आप सर्कल का बात कर रहे हैं तो इस सर्कल में एक सेंटर होगा, ऑब्वियस, इस सर्कल में एक सेंटर होगा, इसके एक सेंटर होगा जिसे आप फिक्स पॉइंट बोल के अभी आप समझ रहे थे। उसके बाद अगर आप इस सेंटर से कोई भी एक लाइन इसके पेरीमीटर बाउंड्री पर डाल देते हैं तो वो रेडियस होगा। और अगर हम एक ऐसा लाइन खींचे जो इस सर्कल को दो जगह पर टच कर रहा हो लेकिन सेंटर से गुजर रहा हो तो 100% वो डायमीटर होगा। ये तो बेसिक चीज है जो आपको पता है एज यूजुअल। अब इसके कुछ और भी टर्म पे हम लोग बात करते हैं। लाइक अगर हम लोग किसी सर्कल पे दो पॉइंट को कंसीडर करें और वो दो पॉइंट को सिंपली जोड़ दे, लाइक दिस AB, तो ये जो AB है ये एक स्ट्रेट लाइन कॉर्ड का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी, कॉर्ड का। अब ये जब भी हम लोग सर्कल में एक कॉर्ड को हम लोग बनाएंगे तो ये कॉर्ड जो है सर्कल को दो भागों में बांटेगा। तो जिस तरह से मैंने यहाँ ये ग्रीन कलर का एक सैटेलाइट रीजन तैयार किया है तो आपको दिख रहा है एक रीजन इसका छोटा होगा और एक रीजन बड़ा होगा। तो कॉर्ड के द्वारा तैयार किया गया जो भाग है उसे आप हमेशा सेगमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेगमेंट। तो ऑब्वियस इस सर्कल के पास दो सेगमेंट होगा, एक छोटा दिख रहा है इसलिए इसे माइनर बोलेंगे और एक बड़ा दिख रहा है इसीलिए इसे मेजर बोलेंगे। ठीक है। अब अगर हम लोग इसी सर्कल पे किसी दो पॉइंट को कंसीडर करें और इस बार उस सर्कल के बाउंड्री के कर्व वाले डिस्टेंस को कंसीडर करें तो यहां आपको आर्क मिलेगा और ये आर्क भी AB कहलाएगा। पर इसे लिखने के लिए आप इसके ऊपर में कुछ इस तरह का कर्व का सिंबल दीजिएगा, तब यह AB कर्व के लेंथ के बारे में बताएगा, ना कि AB कॉर्ड के बारे में। ओके। और जब आप इस आर्क से सेंटर पे कोई एंगल सबटेंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेडियस, तब भी यह सर्कल को दो अलग अलग रीजन में बांटेगा, जिसमें से एक रीजन छोटा होगा और एक रीजन बड़ा होगा। अगेन ये जो छोटा वाला रीजन है इस बार इसका नाम माइनर सेक्टर होगा और जो बड़ा वाला है उसे हम मेजर सेक्टर के नाम से जानेंगे। ओके। तो आपको समझ में आ गया है कब सेगमेंट बनता है और कब सेक्टर बनता है। सेक्टर बनने के लिए आपको आर्क का लेंथ को कंसीडर करना होगा और वहां से जो वो एंगल सबटेंड करेंगे सेंटर पे उस भाग को आपको कंसीडर करना होगा। और सेगमेंट बनाने के लिए आपको बस सिंपली कॉर्ड कंसीडर करना है और वो जो उस सर्कल को दो भाग में बांटेंगे उससे आप सेगमेंट का निर्माण कर लीजिएगा। अगर आप ये सब चीज समझ गए हैं तो आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में तो पता है। अच्छा, यहाँ पे कई सारी चीज आती है बच्चों के मन में कंफ्यूजन। मान लीजिए मैंने यहाँ पे AB, इस सर्कल पर AB, इस सर्कल पर मैंने AB लिखा, AB, और मैंने यहाँ आर्क को किया। इस सर्कल पे कोई दूसरा पॉइंट नहीं है तो क्या AB हमेशा इसी आर्क को बोलेगा, रिप्रेजेंट करेगा? AB इस बड़े वाले आर्क को भी तो रिप्रेजेंट कर सकता है। तो हम लोग कैसे समझेंगे नोटेशन मेथड से कि कौन सा आर्क के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, माइनर और मेजर। तो जब भी आप AB लिखेंगे
तो आप माइनर अर्क के बारे में बात कीजिएगा, और जब भी आप बीए लिखिएगा तो आप मेजर अर्क के बारे में बात कीजिएगा। अब इसे कैसे हम लोग समझेंगे? तो सिंपली तरीका ये है कि जब भी आप कोई अर्क को डिनोट करते हैं लाइक ए बी, तो आपको बी से ए की तरफ आना है। अगर आपने ए बी लिखा है तो बी से ए की तरफ आना है, और स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? तो स्ट्रक्चर क्लॉकवाइज होना चाहिए। मतलब आपको बी से ए पे आना है लेकिन क्लॉकवाइज घूमते हुए। तो देखिए मैंने लिखा ए बी और बी से ए पे आना है, तो बी से ए पे जब मैं आऊंगा क्लॉकवाइज घूमते हुए तो मैं बी से ए छोटा वाला पाथ को फुलफिल करूंगा। दैट्स व्हाई ए बी इज द माइनर अर्क। बट व्हेन वी राइट बी ए देन यू हैव टू मूव फ्रॉम ए टू बी, तो आपको ए से बी पे आना होगा, तो ए से बी पे आना होगा, लेकिन अगेन क्लॉकवाइज। जब आप ए से बी पे आएंगे तो आपको बड़ा वाला पाथ कवर करना होगा। दैट्स व्हाई बी ए इज द मेजर अर्क। आई थिंक यहां आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब फटाफट इसके थ्योरम पे चलते हैं, अगले स्लाइड पे हम लोग। अब इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट थ्योरम क्या है? तो इंपॉर्टेंट थ्योरम में सबसे पहले बोलता है अगर आपके पास कोई सर्कल है तो उसमें अगर आपको दो कॉर्ड दिया हुआ है ए बी और सी डी, और ये दोनों कॉर्ड इक्वल हैं, ए बी और सी डी ये दोनों कॉर्ड इक्वल हैं, तो 100% ये सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेंगे वो भी क्या होगा? इक्वल ही होगा। इसका मतलब यहां एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD के बारे में बात हो रही है, लेकिन ये रिजल्ट है। ये क्या है? रिजल्ट है। गिवन क्या दिया हुआ है? तो गिवन देखिए, गिवन दिया हुआ है दो इक्वल कॉर्ड AB इज इक्वल टू CD। तो पहला थ्योरम बोलता है इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल ऑन द सेंटर, यानी आपके पास अगर दो इक्वल कॉर्ड किसी सर्किल में दिए हुए हैं तो वो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो पहला थ्योरम तो ये है। अच्छा, इसी का कन्वर्स भी है, इसी का कन्वर्स भी आपको याद रखना है। बोलता है इफ टू कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल ऑन द सेंटर देन द बोथ कॉर्ड्स आर इक्वल। अगर दो कॉर्ड्स जो है वो इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं सेंटर पे, तो 100% वो दोनों कॉर्ड भले आपको दिखने में एक जैसे ना लगे लेकिन वो इक्वल होंगे। तो इस बार इसके कन्वर्स में गिवन क्या दिया हुआ होगा? इस बार गिवन होगा एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, लेकिन इस बार रिजल्ट क्या आएगा? इस बार रिजल्ट आएगा AB इज इक्वल टू C। जस्ट जो इंफॉर्मेशन पहले दिया हुआ था उसका रिवर्स हो गया है। इसी तरह हम लोग दूसरे थ्योरम की तरफ देखते हैं। इसमें बोल रहा है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी अगर हम लोग किसी सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर गिरा दें किसी दिए हुए कॉर्ड पे, तो ये 100% जिस पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर गिरा है वहां से इस कॉर्ड को दो बराबर भाग में बांटेगा। अब इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब समझने के लिए आपको इसमें गिवन और रिजल्ट के बारे में बात करना होगा। तो गिवन क्या दिया हुआ है? OL परपेंडिकुलर टू AB, और रिजल्ट क्या दिया हुआ है? रिजल्ट दिया हुआ है AL इज इक्वल टू LB। यानी अगर किसी सेंटर से हम लोग कुछ ऐसा लाइन किसी कॉर्ड पे गिराएं जो वहां पे 90 डिग्री बना रहा हो, तो 100% ये इस कॉर्ड को दो बराबर भाग में बांटेगा। जितना बड़ा AL होगा उतना ही बड़ा LB होगा। ये भी एक थ्योरम है। अच्छा, इसके कन्वर्स के भी बारे में बात कर लेते हैं। इसका कन्वर्स भी है। कन्वर्स में ठीक उल्टा बात बोला गया है। इफ द लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, अगर सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ किया गया टू द मीट पॉइंट, पहले से मौजूद किसी कॉर्ड के मीट पॉइंट पे, तो 100% ये लाइन उस कॉर्ड पे 90 डिग्री पे गिरेगा। यानी इसमें जो गिवन है वो AL इज इक्वल टू LB है, और जो रिजल्ट होगा वो OL परपेंडिकुलर टू AB होगा। आई थिंक यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगले स्लाइड पे देखते हैं। अगले स्लाइड पे जो थ्योरम है वो है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मतलब अगर हम लोग किसी सर्कल के सेंटर की बात करें और दो कॉर्ड लें और पहले से बता दें कि वो दोनों कॉर्ड इक्वल है, AB इज इक्वल टू CD, तो आपको गिवन में इस बार क्या होगा? AB इज इक्वल टू CD, पहले से दिया हुआ इक्वल कॉर्ड्स है। तो जब हम लोग सेंटर से डिस्टेंस नापेंगे, याद रखना है जब भी किसी पॉइंट और किसी लाइन के बीच में आप डिस्टेंस नापते हैं तो वो पॉइंट और उस लाइन के बीच का शॉर्टेड डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं। तो बोला जा रहा है कि अगर आपके पास दो कॉर्ड पहले से दिए हुए हैं किसी सर्कल में, तो जब आप सेंटर से उसका डिस्टेंस नापिएगा ना, तो वो डिस्टेंस भी क्या होगा? बराबर होगा। ये क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा।
equal chords of the circle are equidistant from the center. So if AB and CD are equal chord, then it is equidistant from center O, यानी OL और OM का डिस्टेंस बराबर होगा। ये एक थ्योरम है। इसी का कन्वर्स का बात कर लेते हैं। कन्वर्स में बोला गया इफ टू chords are equidistant from center, अब इस बार उल्टा है, इस बार गिवन में दिया हुआ है कि OL और OM आपस में बराबर है, ये दिया हुआ है, इक्विडिस्टेंस है, तो बोल रहा है 100% रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट ये आएगा कि वो दोनों कॉर्ड भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब हम लोग आ रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम पे जिसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है और इससे आगे भी कई सारे थ्योरम प्रूव होंगे, और वो है एंगल सबटेंडेड बाय एन अर्थ टू द सेंटर इज डबल द एंगल मेड बाय इट और रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। बोल रहा है अगर आप किसी सर्कल को कंसीडर कीजिए, ठीक से समझिए, इसमें आप एक सर्कल कंसीडर किए और इसमें किसी दो पॉइंट को लिए, उस दोनों पॉइंट को जोड़ता हुआ एक आर्क बनाए, माइनर आर्क मैंने मान लिया, ये आर्क सेंटर पे एक एंगल बना रहा है, एंगल AOB। अब यही आर्क एक और एंगल बनाएगा, लेकिन ध्यान देना है ये अपने आर्क को छोड़कर सेंटर सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे, यानी अगर ये माइनर आर्क मैंने कंसीडर किया है तो ये माइनर आर्क को छोड़कर अब मेजर आर्क पे कहीं भी एंगल बनाने वाला है। तो ठीक से देखो, ये AB जो माइनर आर्क की तरह कंसीडर किया गया था, ये सेंटर पे एक एंगल बनाया, और अब यही AB इस आर्क को छोड़कर बाकी बचे हुए इस मेजर आर्क पे कहीं भी एक और एंगल बनाना चाहता है, लाइक C पे, तो 100% यहां का जो एंगल है यहां के एंगल का ट्वाइस होगा। यानी अगर हम लोग यहां पे बात करें रिजल्ट के बारे में, तो एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस द एंगल ACB, ये रिजल्ट आएगा आपके पास। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे थोड़ा और अच्छे से आपको समझा दूं, तो आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं। मान लीजिए मैं यहां A और B से एक और एंगल सबटेंड कर रहा हूं, अब मैं चाहता हूं कि मैं एक दूसरा एंगल और सबटेंड करूं। ठीक है, मैं यहां से एक यहां जाता हूं और एक यहां से यहां जाता हूं, तो अभी आपके पास तीन एंगल है, देखिए ABC और ये P, ये Q। तो अगर ये 60 डिग्री है मान लो, तो ये 100% 30 होगा, ये भी 30 होगा, ओके, ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा। तो आप या तो बोल सकते हैं कि यहाँ का एंगल, रिमेनिंग पार्ट पे बनने वाला एंगल सेंटर के एंगल का आधा है, या आप ये बोल सकते हैं कि सेंटर पे बनने वाला एंगल रिमेनिंग पार्ट पे बनने वाले एंगल का ट्वाइस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसे अच्छे से समझ लीजिए। अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगले स्लाइड में पिछले वाले थ्योरम को ही इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे कुछ प्रूव करने वाले हैं। अब देखिए, फिर से हम लोग आर्क का एक लेंथ को कंसीडर करते हैं और हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं, तो ये AB मेरे पास एक कॉर्ड मिल जाएगा। अब ये कॉर्ड एग्जैक्टली ये कॉर्ड इस सर्कल को दो सेगमेंट में बांट रहा है, एक छोटा माइनर और एक मेजर। तो अगर हम लोग किसी एक ही तरफ के सेगमेंट को कंसीडर करें, जैसे इस कॉर्ड के नीचे है माइनर और ऊपर है मेजर, तो मेजर सेगमेंट में बनने वाला इसी कॉर्ड से जितना भी एंगल होगा वो सब बराबर होगा। एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। इसका मतलब एंगल APB इज इक्वल टू एंगल AQB होगा। एंगल APB इज इक्वल टू एंगल AQP। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये क्यों हो रहा है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसके एक सेंटर को कंसीडर करो और अभी जो हमने पीछे किया, यहां से इसके एक एंगल को जोड़ो और यहां से इसके एक एंगल को जोड़ो। तो अब देखो, तो मैंने अभी बताया था ना कि मान लो ये एंगल X है, मान लो ये एंगल X है, मान लो ये एंगल X है, तो ये x/2 होगा, क्योंकि ये जो सेंटर पे बना रहा है ठीक उसका आधा बना रहा है यहाँ पे। उसी तरह यही कॉर्ड फिर से सेंटर पे x बना रहा है, तो यही कॉर्ड फिर से दूसरे पार्ट पे, रिमेनिंग पार्ट पे x/2 बनाएगा। कॉर्ड से देखो तो दोनों x/2 और x/2 है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे ये रिजल्ट निकाला कि एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल, इसीलिए हमने ये स्टेटमेंट निकाला है। तो ऐसा नहीं है कि दो, अगर तीसरा एंगल भी बनेगा तो वो भी बराबर होगा। अच्छा, चौथा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बोलता है अगर हम लोग किसी सर्कल पे कोई भी 4 पॉइंट को कंसीडर कर ले रैंडमली कहीं भी, और बस हम लोग उस पॉइंट को आपस में जोड़ दें, इससे आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस किसी सर्कल पे लाई करते हो, इसे आप क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है,
मान लीजिए ये ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रेटर है, तो इसका एक रिजल्ट है। रिजल्ट ये है कि अपोजिट एंगल जो होंगे, अपोजिट पेयर ऑफ एंगल, एंगल ए प्लस एंगल सी, ये हमेशा ऐड होके 180 बनेंगे, सप्लीमेंट्री बनेंगे। इसी तरह अगर एंगल बी और एंगल डी के बारे में बात करें तो ये भी जोड़ के हमेशा 180 बनेंगे। यानी अगर किसी क्वाड्रेटर में अपोजिट एंगल का सम 180 हो रहा है, इसका मतलब वो एक साइक्लिक क्वाड्रेटर है, या इसका रिवर्स कि अगर वो साइक्लिक क्वाड्रेटर है देन 100% ये रिजल्ट सेटिस्फाइड करेगा। अच्छा, एक बात और देखना है, अगर हम बोलेंगे इफ पॉइंट्स आर लाइन on circle, then we can say that points are concyclic। ये वर्ड को ध्यान देना है, यानी जब भी कंसाइक्लिक वर्ड का बात आएगा ना, तो आपको समझना है कि जितने भी पॉइंट को कंसाइक्लिक बोला गया है वो सारे पॉइंट कहीं ना कहीं इस सर्कल के बाउंड्री पर लाई कर रहे होंगे। आई थिंक यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब पहला क्वेश्चन हम लोगों ने 9.2 चैप्टर एनसीईआरटी के पहले नंबर क्वेश्चन को ही कंसीडर किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ठीक से देखने की आवश्यकता है। सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया है 2 सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, आपके पास 2 सर्कल हैं, एक C1 और एक C2। इसका सेंटर O और इसका सेंटर O डैश है। बोल रहा है ये दोनों सर्कल इस एक दूसरे को एक खास पॉइंट P और Q पे इंटरसेक्ट करते हैं। ऐसे करते हैं कि जब इनके सेंटर को आपस में जोड़ा जाए तो O से O डैश का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर के करीब में हो। कितना हो? O से O डैश का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर के करीब में हो। क्योंकि OP इस बड़े सर्कल का रेडियस है और ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर है, और O डैश 3 सेंटीमीटर छोटे सर्कल का रेडियस है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है। हम मान लेते हैं कि ये जो PQ जो कॉमन कॉर्ड है इस दोनों सर्कल का, ये इंटरसेक्ट कर रहा है इस लाइन को जो O और O डैश को जोड़ रहा है किसी एक पॉइंट R पर। तो और देखते हैं इसके लिए हमें सबसे पहले किस किस स्टेप को फॉलो करना होगा। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन में हमें इस दोनों सर्कल में जो बड़े सर्कल का सेंटर O था उससे P पॉइंट को जोड़ना है, अटैच करना है, और जो छोटा सर्कल था O डैश उसका सेंटर था उससे भी P पॉइंट को जोड़ना है। सिमिलरली O डैश से Q को जोड़ना है और O से Q को जोड़ना है। तो हमने यहाँ साफ तौर पर कंस्ट्रक्शन में लिखा है ज्वाइन OP, हमने इसमें कंस्ट्रक्शन में साफ तौर पर लिखा है ज्वाइन OP, OQ, O डैश P एंड O डैश Q। O से P को, O से Q को, O डैश P से O डैश Q को। और हमने ये भी माना है कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका, PQ का और OO डैश का, PQ का और OO डैश का, वो R है, वो यहाँ पे R है। तो स्टेप 1 में सबसे पहले हम क्या फॉलो करेंगे, तो हमें 2 ट्रायंगल लेना है और उसे कंकरेंट करना है। ऐसा हम लोग 2 बार करेंगे। पहले स्टेप में हम लोग किसी अलग अलग 2 डिफरेंट ट्रायंगल को लेकर उसे कंकरेंट करेंगे, उससे एक रिजल्ट निकलेगा, उसके आधार पर फिर कोई दूसरे ट्रायंगल को हम लोग कंकरेंट करेंगे। तो आपको यही समझना है कि सबसे पहले किस ट्रायंगल को लेकर कंकरेंट करना है, फिर किस ट्रायंगल को लेकर कंकरेंट करना है। तो अगर हम सबसे पहले OPO डैश, देखिए ठीक से, OPO डैश इस ट्रायंगल को कंसीडर करें, और दूसरे बार में अगर हम OQ और O डैश ट्रायंगल को कंसीडर करें, तो इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग कंकरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्लियरली यहाँ OPO डैश और OQO डैश ट्रायंगल दिया गया है, इसमें हम लोग OP इज इक्वल टू OQ दिखा रहे हैं। OP इज इक्वल टू OQ क्यों है, बगल में लिख दीजिए रीजन, क्योंकि ये रेडियाई है। फिर O डैश P इज इक्वल टू O डैश Q क्यों है, अगेन एक ही सर्कल का रेडियाई है। फिर OO डैश और OO डैश सेम है, क्यों है, क्योंकि ये कॉमन है। अब तीनों क्राइटेरिया को अगर हम लोग एक साथ लिखें तो OPO डैश और OQO डैश कंकरेंट हो चुका है। किससे हुआ है आप देख लीजिए, S से, तो वो क्राइटेरिया भी बगल में लिख देना है। अब इससे हम लोग एक रिजल्ट निकालने वाले हैं। जब ये दोनों ट्रायंगल कंकरेंट है तो साफ तौर पे देखा जा सकता है कि इसमें एंगल POO डैश, ये वाला एंगल, और एंगल QOO डैश, एंगल POO डैश और एंगल QOO डैश बराबर हो गया है अकॉर्डिंग टू CPCT। अब इस रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे और हम लोग दूसरे ट्रायंगल को कंसीडर करने वाले हैं, उसमें इसका आंसर हम लोग लिखना चाहते हैं। तो दूसरा ट्रायंगल कौन कौन देखेंगे, ठीक से देखिए। एक ट्रायंगल तो हम लोग देखेंगे ये वाला PRO, एक ट्रायंगल हम लोग ये देखेंगे PRO, और दूसरा ट्रायंगल कौन देखेंगे, तो दूसरा ट्रायंगल हम लोग देखेंगे QRO।
पी आर और ओ डैश, इस ट्रायंगल को देखिए, ठीक से देखिए। पहला ट्रायंगल हम लोग पी आर ओ लेंगे और दूसरा ट्रायंगल हम लोग पी आर ओ डैश लेंगे, एक पर्पल कलर वाला और एक आसमानी कलर वाला। अब इस दोनों ट्रायंगल को हम लोग एक साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं और इसे कंकरेंट करना चाहते हैं। अगेन पीओ इज इक्वल टू ओ क्यू, क्यू है रेडियाई होने की वजह से। अभी हम लोगों ने प्रूव किया एंगल पी ओ ओ डैश एंगल क्यू ओ ओ डैश, तो उसी को हमने लिखा है एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर। क्यों है? क्योंकि हमने पहले प्रूफ किया है, प्रूव्ड एबव। और ओ आर दोनों में क्या है? कॉमन। अगेन ये दोनों ट्रायंगल कंग्रेंट हुआ है, लेकिन किससे हुआ है इस बार? इस बार ये साइड एंगल साइड से हुआ है। अब इससे सीपीसीटी से हम लोग रिजल्ट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? तो इस बार जो सीपीसीटी से रिजल्ट निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि ये जो एंगल पी आर ओ है और जो एंगल ये है, सॉरी, एक एंगल पी आर ओ और एक एंगल ये इधर वाला पी ओ डैश आर, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ये सीपीसीटी से आपको रिजल्ट आया। अब इस रिजल्ट का हम क्या करने वाले हैं? तो इस रिजल्ट से हम लोग ये देखना चाहते हैं कि ओ ओ डैश को तो हमने स्ट्रेट जोड़ा था, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180। किससे? लीनियर पेयर से। मगर पीआरओ और क्यूआरओ दोनों सेम है, तो मैंने रिप्लेस किया पीआरओ प्लस पीआरओ इज इक्वल टू 180। सो 2 पीआरओ इज इक्वल टू 180, सो पीआरओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी हमें अब ये पता चल गया कि ये वाला एंगल जो है आपका वो क्या है? 90 डिग्री है। अब हम लोगों ने सबसे बड़ा हर्डल इस क्वेश्चन का पास कर लिया है। अब हम लोग आते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 में अब आपको किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल को चुन लेना है। मैं चुन रहा हूँ पीआरओ ट्रायंगल को हम चुनते हैं और इसमें पाइथागोरस लगाते हैं। तो पाइथागोरस लगाने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे? पीओ स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगेन इससे हम लोग पी आर का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो पी आर को एक्सचेंज करते हैं इस तरफ और पीओ को भेजते हैं उस तरफ। तो पी आर का वैल्यू निकलता है 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है यहाँ? तो हम लोगों ने यहाँ एक्स को माना है। हमने माना है कि अगर यहां से यहां का डिस्टेंस 4 मीटर था, तो हमने माना O से R तक का डिस्टेंस x है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस 4 माइनस x है, क्योंकि पूरा डिस्टेंस कितना था? 4 था, तो हमने यहाँ का डिस्टेंस 4 माइनस x माना। तो जब हमने ऐसा माना तो हमने इसी के अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम लगाकर यहाँ पर की वैल्यू निकाल दिया। इसी तरह हम लोग इसके बगल वाले पी ओ डैश आर इस वाले ट्रायंगल में जाएंगे और सेम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लगाएंगे। अगेन पी ओ डैश इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस ओ डैश आर स्क्वायर, इससे फिर पी आर का स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे। इस बार पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू निकलेगा पी ओ डैश का स्क्वायर जिसका वैल्यू 3 है और ओ डैश आर का स्क्वायर जिसका वैल्यू 4 माइनस एक्स है। क्लियरली देख सकते हैं आप कि इससे भी हमें पी आर स्क्वायर का वैल्यू निकला और इससे भी हमें पी आर का स्क्वायर का वैल्यू निकला है। इसे इक्वेशन 3 और इसे इक्वेशन 4 मानते हैं और अब समय आ गया है इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने का। तो जैसे ही हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को इक्वेट करेंगे, हमें 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एलएचएस में और आरएचएस में 3 स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर मिलेगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर हियर 9 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों तरफ इक्वेट करने पे एक्स स्क्वायर सेम चीज है, कट जाएगा और हमें रेस्ट में 25 इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 8x मिलेगा। नाउ 8x इज इक्वल टू 32, सो x इज इक्वल टू 4। तो यहां से भी हमें समझ में आ गया कि x का वैल्यू 4 सेंटीमीटर आएगा। अब चूंकि ओ आर परपेंडिकुलर है पी क्यू कॉर्ड पे और हम जानते हैं कि अगर परपेंडिकुलर सेंटर से गिरता है किसी कॉर्ड पे तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो अगर हम लोग इस x का वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर दें तो हम लोग को पी आर मिलेगा और जब हम लोग पी आर को ट्वाइस कर देंगे तो हमें पूरा कॉर्ड पी क्यू मिल जाएगा। तो हम इसे इक्वेशन 3 में पुट करते हैं और यहाँ से पी आर का वैल्यू निकालते हैं। 5 स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर विच इज 4 स्क्वायर 16 9, सो पी आर इज इक्वल टू 3। और अब अगर आपको पी क्यू निकालना है तो सिंपली इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। पी क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू 3, सो आंसर विल बी 6 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा। प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको अगर किसी और क्वेश्चन पे डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।